बड़ी खबर है जहां भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी ये खबर। एनकाउंटर के 45वें दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरा के बिलौटी गांव में 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी को गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर किया था उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया था और न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी थी, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा कर रहे हैं। अभी 24 जुलाई को ही भरत तिवारी का पूरा परिवार पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला था और इंसाफ को लेकर सीएम पर भरोसा जताया था। तो भरत तिवारी एनकाउंटर में आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद भरत के परिवार ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। भरत तिवारी के भाई और मां ने कहा है कि गिरफ्तार अक्षय कुमार ने ही 17 जून को पहली गोली मारी थी, जिसके बाद दूसरे कई पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी और 5 गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब भरत का परिवार सभी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। साथ ही भरत के परिवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद ही कार्रवाई हुई है और अब उन्हें इस मामले में इंसाफ की और ज्यादा उम्मीद जगी है। अक्षय कुमार पहला गोली उहे मरले बा, अक्षय कुमार ओकरा बाद डीएसपी दूसर का गोली मरले बा, ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली और 5 गो का गोली मारा रहे। हम ये कहना चाहते नहीं, खुशी भइल गिरफ्तारी हो गई तो सब लोग के सजाई मौत हो जाई तो और खुशी होगी। हमरा हम सबके फांसी चाहता नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये सारी हाँ, मुख्यमंत्री से मिलनी तबे हमरा इंसाफ मिला। हाँ, मुख्यमंत्री पर हमरा विश्वास। आगे हम चाहता नहीं जेकर में हाथ बा, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए, उन लोग के छुटकारा ना होके के चाहिए। हमरा ये मांग बा बस। जी, हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो सबकी गिरफ्तारी हो और जहाँ तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सज़ा दी जाए उनको। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी है इसमें सबकी फांसी हो। मतलब अब उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है। उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो मतलब हमें भी लग रहा था कि नहीं होगा। पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा तब जब सबकी फांसी हो जाएगी। यहाँ के एसडीएम जगदीशपुर के और यहाँ के एसएचओ ये भी गोली चलाए हैं। एसएचओ जो शाहपुर के थाने के हैं, ये दूसरी गोली मारी है इन्होंने, तो इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, जो पहला गोली मारा था भारत भूषण को गिरफ्तार हो गया है। हाँ। क्या नाम है? अक्षय कुमार। हाँ। क्या कहिएगा इस पे? उम्मीद जगी है कि? हाँ, थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ। अरेस्टिंग, हाँ, पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी मेरे देवर को। गिरफ्तारी की मांग आपको? हाँ, हम लोग यही मांग है सबका जो दोषी है सबको गिरफ्तार करके सबको फांसी की सजा दी जाए। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो देखिए, लगातार राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी सामने आ रही है और चूंकि जिस एसटीएफ ने पहली गोली चलाई थी, जिसकी जिक्र लगातार परिवार की तरफ से किया जा रहा था कि उसी ने पहली गोली चलाई, बाकी पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई। हालांकि अब एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद से, जवान की गिरफ्तारी के बाद से सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। स्वर्गीय भरत तिवारी जी के विषय में बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। आज उसमें एसटीएफ सिपाही की पहली गिरफ्तारी है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। सरकार की एक कार्रवाई असली हत्यारे को बचाने वाली कार्रवाई है। क्या सिपाही ने अपनी मर्जी से गोली चला दी? असली अपराधी वो है जिसने वहां एसटीएफ को बुलाया, जिसने वहां एसटीएफ को भेजा और जिसने एसटीएफ को आदेश दिया गोली चलाने का। सिपाही बिना आदेश के गोली नहीं चला सकता। या तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है, तो पहली बात तो ये कि डीएम ने वहां किसे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया था, और अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं था तो किसके आदेश पर गोली चली। असली अपराधी को पकड़िए, बचाने का ढोंग मत कीजिए। सरकार कहीं ना कहीं
अपने ही कार्यों से यह स्पष्ट कर रहा है कि भरत तिवारी मामले में जो विपक्षी दल पहले से कहते आ रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको अब सरकार ने भी माना है। और सरकार ने माना इसी कारण से एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस मामले में जिन अधिकारी पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। भरत तिवारी से संबंधित मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वायदा किया था कि निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलेगा, और परिवार ने अपने एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया है उनकी गिरफ्तारी होने लग गई है, निष्पक्ष जांच हो रही है। भरत तिवारी जी की माताजी ने जिस एसटीएफ के जवान को आरोपी बनाया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रही है। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी जवान की गिरफ्तारी पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है, उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है, उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। चले बढ़ते आगे। बिहार के युवा मंत्री दीपक प्रकाश इन दिनों सुर्खियों में है। किसी काम या कारनामे को लेकर नहीं बल्कि मंत्री पद पर होने को लेकर है, क्योंकि दीपक प्रकाश ना तो विधायक है ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी वे सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर दी गई चुनौती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर किस हैसियत से दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर जब दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया तो मामला कोर्ट का बताते हुए सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर कहा कि इसका फैसला कोर्ट और सरकार को करना है, ना कि विपक्ष के किसी दल को। सुनवाई चल रही है, सब जुडिस मैटर, इसमें बहुत कुछ बोलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। जो भी जवाब देना होगा कोर्ट में दिया जाएगा। इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी इसमें जो भी वहाँ पे होगा उसमें। तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। सर, आरजेडी के नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पदते हैं, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। इसकी सुनवाई चल रही है, सब जुडिस मैटर, इसमें बहुत। मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार से जवाब मांगे जाने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ है, उसका आदेश का पालन होगा, सरकार अपना जवाब देगी। कोई आदेश आता है तो सरकार तत्काल उसे आदेश को मानेगी। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सवाल किए गए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका जवाब वहां पर बिहार सरकार देगी, और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो बिहार सरकार मानने का काम करेगी। और शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता। शैलेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि आखिर कैसे मंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं जब किसी सदन के वो सदस्य नहीं है, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में भी, और किस तरीके की प्रतिक्रिया दीपक प्रकाश की भी, हालांकि बहुत कुछ बोलने से बचते नजर आए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले पर सियासत भी हो रही है, और खास करके दीपक प्रकाश जब मंत्री बने तो उस वक्त भी सवाल उठे कि आखिर वो किसी सदन के सदस्य नहीं है और कब सदस्य बनेंगे। माना जा रहा था कि जो सीटें अभी खाली हुई उस पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन जब दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली उसके बाद भी उन्हें किसी सदन का सदस्य नहीं बनाया गया। और यदि हम उनके पूरे कार्यकाल को शुरुआती दौर से देखें तो 6 महीने का वक्त बीत गया, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि इस मामले पर विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन खास करके सत्ता पक्ष और दीपक प्रकाश की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार अपना जवाब देगी। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के अब आगे जब सरकार के जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ कहा जा सकता है, कहीं न कहीं अब उसका भी इंतजार बिहार की सियासत को है, दीपक प्रकाश को है, क्योंकि सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, जो निर्देश दिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा जाता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, टीआरई 4 से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां जल्द शिक्षकों की नियुक्ति अब होगी। शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। 32,388 शिक्षकों की जो बहाली है वो जल्द होगी। तो ये टीआरई 4 से जुड़ी बड़ी खबर, जिस अभ्यर्थियों की लंबे समय से इंतजार थी, तो जल्द शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, ये जानकारी शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो टीआरई से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 32,388 शिक्षकों की बहाली जल्द करने की बात कही जा रही है। बीपीएससी को अधिसूचना भेजी गई है। सभी बाधाओं को दूर करने की भी बात शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे इस अधिसूचना को लेकर के कि कब एग्जाम को लेकर के चीजें साफ होंगी। हालांकि बहुत पहले संकेत मिले थे और उस ओर अब सरकार कदम आगे भी बढ़ा चुकी है। टीआरई 4 की अधियाचना कल ही हमने भेजी सर। पिछले 2 वर्षों से जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, वो बहुत पैनिक थे, लेकिन कई बाधाएं थी। एक तो रेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बहुत दिनों से, यहाँ बहुत दिनों का हुआ ही नहीं। तो कहीं ज़्यादा शिक्षक थे, कहीं कम शिक्षक थे। हमने एक बड़ा फैसला लिया और रेशनलाइजेशन कराने की दिशा में अभी काम चल रहा। उसके बाद हमने हर विद्यालय की वैकेंसी मंगाई और उसके आधार पे हमने 38,300 के आसपास, अब 388 के आसपास हमने वो वैकेंसी जारी की। अब कल ही 2 दिन पूर्व ही हमने बीपीएससी को अधियाचना भेजी है और कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बिहार को बताया। तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के मतदान हो चुके हैं। अब सबकी नजर 3 अगस्त को होने वाले मतगणना पर है। मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को सीलबंद कर एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहां स्ट्रांग रूम के पूरे परिसर की किलेबंदी की गई है। 24 घंटे सुरक्षा बल पहरा दे रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है और अब तमाम राजनीतिक दलों का इंतजार है 3 अगस्त का। 3 अगस्त को मतगणना होनी है और उस दिन फैसला होगा कि कौन सा उम्मीदवार, किस दल का उम्मीदवार जो है वो विजयी हुआ है। उससे पहले कि आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तमाम पूरे बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, लगभग 422 बूथों पर ये चुनाव हुआ है और ये जो मतदान 422 बूथों का हुआ है, तमाम ईवीएम मशीनें जो हैं वो सील बंद करके एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। एएन कॉलेज के यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से सील बंद करके यहाँ पे जो एएन कॉलेज में सारी ईवीएम की मशीनें रखी हैं और एक तरह से आपको बताते हैं कि यहाँ पे पूरी जो सुरक्षा है वो काफ़ी कड़ी है और आपको बता दें कि पूरे किलेबंदी में जो है वो तब्दील है, वो पूरा छावनी बनाया गया है कि किसी भी ढंग से यहाँ पे जो ईवीएम मशीनें हैं हमेशा सुरक्षित रहे और 24 घंटे जो है यहाँ पे निगरानी जो है वो दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एएन कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पे सख्त पहरे के बीच जो है वो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। तमाम वहाँ पे उसकी निगरानी चल रही है। आपको बता दें कि 3 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले रात से ये पूरा जो बोरिंग रोड का जो ये पथ है, बोरिंग रोड से लेकर के एएन कॉलेज का, ये पूरी तरह से सील बंद रहेगा। यहाँ पे बिना कोई पास के, बिना कोई जो पास जारी किया गया इलेक्शन कमीशन के पास, उसके बिना यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये आप देख रहे हैं कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं तब यहाँ पे आर्म्स के साथ लगातार जो है वो यहाँ पे चौकसी बनाए हुए हैं और इंतज़ार तमाम लोगों का बस 3 तारीख का है कि जब यहाँ पे मतगणना होगी और भाग्य का फैसला होगा कि आखिर कौन इस बांकीपुर विधानसभा में विजयी हुआ है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले दावों का दौर तेज हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कम वोट प्रतिशत के बाद भी बीजेपी की बम्पर जीत होगी, क्योंकि बांकीपुर में यही वोटिंग का ट्रेंड रहा है। देखिए, राजनीति में कोई जोर घटाव
मुझे लगता है कि उचित और अनुचित नहीं होता है, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे और चारों तरफ कल जो माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति सकारात्मक था। वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा फैक्टर मान सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है चुनाव और उपचुनाव दोनों में लगातार अगर आप देखिए पिछले 4-5 चुनाव का, तो बांकीपुर विधानसभा का वोटिंग परसेंटेज करीब करीब यही रहा है। उपचुनाव में तो और भी पहले कम था और अभी तो अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ उस हिसाब से उपचुनाव में, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखेगा। मतलब अब 3 तारीख पर सबकी नजर है, आपकी भी नजर होगी कि भाई 3 तारीख को मुझे बांकीपुर के मतदाता पर पूरा भरोसा है और जिस तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नेतृत्व में बिहार में लगातार काम हो रहा है, कानून का राज है, अपराध मुक्त बिहार है, तो उसका फायदा हमें मिलेगा। और देखिए खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना अलौली थाना क्षेत्र की सामने आई है, तो युवक की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। अलौली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, 5 गोलियां मारी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। मृतक की पहचान जंगली पटेल के रूप में हुई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। और देखिए सीतामढ़ी से एक और बड़ी खबर है, जहां बेलसंड थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में नवीन प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी नीतू कुमारी है। दोनों मूल रूप से बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में मुजफ्फरपुर में रह रहे थे। जानकारी के अनुसार दोनों जमीन से जुड़े एक मामले के सिलसिले में अपने गांव जाफरपुर आए थे। काम पूरा करने के बाद दोनों वापस मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक मंदिर में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। परिजनों का कहना है कि प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। पापा जी का आवाज थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था। पापा ज्यादा हम बोले कि पापा हम घर पहुंच गए, खाना खा लिए हैं, आप खाएं, तो धीरे धीरे सुस्त आवाज में बोल रहे थे। हाँ, किस लिए गए थे वहाँ पे? और बगाल से बड़ी खबर है, जहां बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई है। नौरंगिया के उमरावती देवी की मौत हुई है। मिश्रौली दियारा में खेती ये महिला कर रही थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ ने हमला किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तो ये बड़ी खबर बगाल से है, जहां बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई है। नौरंगिया के उमरावती देवी की मौत हुई है। बढ़ते आगे, सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक अनोखे शिवभक्त की आस्था हर किसी को प्रेरित कर रही है। कोलकाता के दमदम के 30 साल के असीम विश्वास पिछले 10 दिनों से साइकिल पर धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। वे कोलकाता से निकलकर पहले सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी पहुंचे, फिर साइकिल से सुल्तानगंज आए। यहां उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरने के बाद अब वे उसी साइकिल से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। असीम विश्वास बताते हैं कि बाबा धाम में जलार्पण करने के बाद वे पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ जाएंगे और फिर अपने घर लौटेंगे। मेरा घर है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता, ठीक है। उधर से यात्रा करने निकला था सिलीगुड़ी जलपेश धाम साइकिल से। तो उधर से निकल के हम सिलीगुड़ी में पूजा पाठ करके पानी चढ़ा के पूजा पाठ करके उधर से निकला जलपेश मंदिर। वो पड़ता है जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी, वही रोड पे पड़ता है। हाँ, उधर से डाल के हम आया इधर। हम घर से स्टेशन में गया, जाके सो रहा था सुल्तानगंज। हाँ, सुल्तानगंज साइकिल चला के आया। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा नदी में कटाव के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। सबौर प्रखंड के कई इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है, जिसकी चपेट में हर दिन नए घर और खेती की जमीन आ रही है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान से महज 1.5 फीट नीचे बह रही है। मामलखा चायचक में कटाव रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कई काम कराए गए हैं,
लेकिन इसी प्रखंड में रचंदीपुर के संतनगर में लोग कटाव रोधी कार्य के इंतजार में हैं। पटना नगर निगम के सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण पूरे पटना में कचरे का उठाव थम गया है। सफाई कर्मियों की मांग है कि सालों से काम कर रहे लोगों को स्थायीकरण किया जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर किए जाने वाले कामों को तत्काल बंद करने की मांग की है। पटना नगर निगम के सफाई कर्मी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो अपने पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और घरों से यहाँ पे कचरे का उठाव जो है वो रुक गया है और तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, लगातार जो है वो आवाज उठा रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो स्थायी जो नौकरी देनी है उन्हें स्थायी किया जाए। हम लोग पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब हम लोग हड़ताल करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम लोग हड़ताल करते हैं, तो बिहार सरकार बोलती है अनेकों प्रकार के बीमारी आ गया, हड़ताल समाप्त करो। हमारे नगर आयुक्त महोदय से लड़ाई नहीं है, हमारे मेयर सीता साहू से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार सरकार से है, नितिन मिश्रा जी से है, सम्राट चौधरी से है। बिहार सरकार से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि पूरे बिहार में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, पूरे जनता इधर से उधर भटक रहा है, लोग गंदगी से मर रहा है। आपको अगर थोड़ा भी शर्म हो बिहार सरकार को तो ये सफाई कर्मचारी है, उनको अस्थायी करें। मांगे हम लोग का स्थायीकरण का है, 20 वर्षों से हो गया। ज्यादा हम लोग माने पिछड़ा समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, इस पर हम लोग का सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, राजनीति करके लोग वोट लेते हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार को ये सोचना चाहिए था कि इससे बड़ा गंदा काम कौन करता है। सरकार का पूरा परिजन अफसर लोग सारा गंदगी हम लोग साफ करते हैं, हम ही लोग पर शोषण करते हैं। ये तमाम जो सफाई कर्मी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक कचरे का जो उठाव है वो नहीं होगा और इनकी मुख्य मांगों में शामिल है कि इनके जो नौकरी है वो स्थायीकरण उसका किया जाए। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर